आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ये एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। कभी कभी इसका इफ़ एंड ओनली इफ यानी कि इन्वर्स पार्ट में पूछ लेते हैं। प्रूव दैट इफ w इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v वेयर u एंड v आर फंक्शंस ऑफ x एंड y एंड w भी एनालिटिक यानी कि डिफरेंशिएबल फंक्शन है। एनालिटिक फंक्शन वही होता है ना जिसके ऊपर कॉची-रीमान इक्वेशंस जो है वो सेटिस्फाई हो जाएं। और कॉची-रीमान इक्वेशंस किसकी बात करते हैं? वो तो डिफरेंशिएबिलिटी की बात करती हैं। W be the analytic function in the region R, then CR equation यानी कि Cauchy-Riemann equations are satisfied। बेसिकली हमने इस टर्म के ऊपर W इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी के ऊपर CR इक्वेशंस को इस तरह से प्रूव करना है कि वो उसके ऊपर सेटिस्फाई हो रही हूँ। जब मैंने आपको कम्प्लेक्स एनालिसिस का कोर्स शुरू करवाया था तो सबसे पहले डेफिनेशन में हमने यही चीज़ पढ़ी थी कि ये जो कम्प्लेक्स फंक्शन होता है जो कंटेन कर रहा होता है यू और वी को, जो कि फर्दर एक्स और वाई को कंटेन कर रहे होते हैं, ये बेसिकली एक एनालिटिक फंक्शन होते हैं जिसको हम डब्ल्यू के ज़रिए एक्सप्रेस करते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट हम डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एफ ऑफ जी इज इक्वल्स टू यू ऑफ एक्स वाई प्लस आयोटा वी ऑफ एक्स वाई जो है वो लिख सकते हैं। ये क्या है? एक एनालिटिक फंक्शन है। सो इट्स लिमिट विल एग्जिस्ट। अगर ये एनालिटिक फंक्शन है तो एनालिटिक फंक्शन बेसिकली क्या है कि किसी न किसी फंक्शन किसी न किसी रीजन में किसी न किसी पॉइंट पर ये कन्वर्ज कर रहे होंगे या ये कह लें कि डिफरेंशिएबल होंगे। ठीक है, इनकी कोई ना कोई लिमिट एग्जिस्ट करती होगी। ये लिमिटलेस नहीं होंगे, ये इनफाइनाइट नहीं होंगे। ठीक है, तो एफ पर अगर इनकी कोई ना कोई लिमिट एग्जिस्ट करती है तो हमने लेट कर लिया कि इसके ऊपर जब आप डिफरेंशिएबिलिटी लगाएं, या हमने डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन भी पढ़ी थी। तो एफ प्राइम ऑफ जी इज इक्वल टू लिमिट डेल जी अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ जी प्लस डेल जी माइनस एफ ऑफ जी ओवर डेल जी। ये हम जो डेफिनेशन है ये पहले पढ़ चुके हैं डिफरेंशिएबिलिटी की। और हमारे पास जो सिंपल फंक्शन है वो किसके इक्वल है? एफ ऑफ जी इज इक्वल टू यू ऑफ एक्स वाई प्लस आयोटा वी ऑफ एक्स वाई। ठीक है, अब हमने इस टर्म और इन टर्म्स को यूज़ करते हुए ये बेसिकली ये चीज़ बनानी है। ओके, हमारे पास क्या है? एफ ऑफ जी है। हमें क्या चाहिए इसमें? एफ ऑफ जी प्लस डेल जी। अब जहाँ जहाँ पे जी की टर्म है उसके अंदर डेल जी का मतलब है उसके अंदर हर एक के हर टर्म के अंदर चेंज आएगा। यानी जी किसको कंटेन कर रहा होता है? एक्स को भी और वाई को। तो एक्स में भी चेंज आएगा और वाई में भी चेंज आएगा, लेकिन एट अ टाइम एक टर्म में। ओके सॉरी, तो हमने लिख दिया जी प्लस डेल जी है। अगर ये जी प्लस डेल जी है तो क्या होगा यहाँ पे कि एक्स में भी चेंज और वाई में भी चेंज। तो एक्स प्लस डेल एक्स, वाई प्लस डेल वाई। और इसमें भी इस टर्म में एक्स प्लस डेल एक्स और वाई प्लस डेल वाई। हमने इसको नाम दे दिया इक्वेशन 2 का, इसको इक्वेशन 3 और इसको इक्वेशन 4 का। अब इसको हम बेसिकली इसमें से चीज़ें पूरी करते जाते हैं, लास्ट में हमारे पास ये टर्म बन जाएगी। एफ ऑफ जी भी आ गया, एफ ऑफ जी प्लस डेल जी भी आ गया, क्या रह गया अब? डेल जी। ठीक है, सिंपल जी क्या होता है हमारे पास? एक्स प्लस आयोटा वाई। डेल जी का मतलब है कि जो जो वेरिएबल है उसके साथ डेल लगा दें, तो डेल एक्स प्लस डेल आयोटा डेल वाई। तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन 5। ठीक है, अब जब हम इक्वेशन 2 में इन टर्म्स को पुट करेंगे तो वहाँ पे यही था एफ ऑफ जी प्लस डेल जी। उसकी जगह पे ये टर्म पुट कर देंगे, एफ ऑफ जी की जगह पे ये टर्म पुट कर देंगे, डेल जी की जगह पे ये टर्म। जब सारे टर्म्स को पुट कर दिया तो हमारे पास देखें यहाँ पे सिर्फ जी की लिमिट थी क्योंकि अंदर सिर्फ जी में चेंज था। यहाँ पे एक्स और वाई दोनों की लिमिट आएगी क्योंकि यहाँ पे एक्स और वाई दोनों का चेंज है। ठीक है, डेल एक्स और डेल वाई। अब आप मुझे बताएं कि जब हम किसी न किसी वॉकिंग डिस्टेंस पे होते हैं तो क्या हम एट अ टाइम सेम टाइम पे दो जगह पे मौजूद हो सकते हैं या दो डायरेक्शंस में मूव कर सकते हैं? एब्सोल्युटली नॉट। ठीक है, इसके लिए हम एट अ टाइम सिर्फ एक पॉइंट पे ट्रैवल कर सकते हैं। सेम उसी तरह से एट अ टाइम या तो एक्स चेंज होगा या वाई चेंज होगा। तो यहाँ पे हमारे पास दो अप्रोचेस बनेंगी एट अ टाइम, या एक्स कांस्टेंट होगा वाई वेरिएबल होगा, या एक्स वेरिएबल होगा और वाई कांस्टेंट होगा। ठीक है, अब पहली टर्म है, पहली टर्म के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करने लगे हैं कि अगर एक्स कांस्टेंट हो और वाई वेरिएबल हो तो आप बताएं मुझे, अब एक चीज़ कांस्टेंट है वो हिल ही नहीं रही, उसमें कोई चेंज ही नहीं हो रहा, तो इसका मतलब उसका चेंज क्या है? ज़ीरो है। तो डेल एक्स तो चेंज को रिप्रेजेंट करता है, तो जहाँ जहाँ पे डेल एक्स होगा इस इक्वेशन का, इक्वेशन 6 का, उसको ज़ीरो कर देंगे। तो ये बन जाएगा एफ प्राइम ऑफ जी लिमिट डेल वाई अप्रोचेस टू जीरो, क्योंकि अब चेंज तो एक्स में है ही नहीं कोई। अब यहाँ पे आ जाएगा एक्स वाई प्लस डेल वाई, क्योंकि एक्स का जो चेंज था वो ज़ीरो हो गया। इसमें भी एक्स का चेंज ज़ीरो हो गया, वाई प्लस डेल वाई, और इसमें भी टर्म्स बाकी वैसे ही आ गए, और नीचे जो डेल एक्स था वो भी ज़ीरो हो गया।
नीचे आ गया आयोटा वाई। हमारे पास अब आ गया, अब ये जो लिमिट है ये इसके ऊपर भी अप्लाई कर देंगे और ये आयोटा वाले टर्म को बाहर ले लेंगे क्योंकि सबके साथ डिवाइड हो रहा है ना। 1 ओवर आयोटा लिमिट डेल वाई अप्रोचेस टू 0 यू एक्स वाई प्लस डेल वाई माइनस यू ऑफ एक्स वाई। यू वाले टर्म्स को सेपरेट ले लिया, ये उठाई और ये उठाई, ठीक है, और इनको भी सेपरेट ले लिया। अब देखें हमने यहाँ पे जब आयोटा 1 ओवर आयोटा वाई सिर्फ इस टर्म के साथ लिखा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी तो इनके साथ वी के साथ तो आयोटा है ना। जब वी वाले टर्म्स को सेपरेट करेंगे तो इन दोनों में से आयोटा कॉमन आ जाएगा, उनका आयोटा नीचे वाले आयोटा के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर आयोटा वाई पार्शल यू ओवर पार्शल वाई। पार्शल वाई मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पे चेंज क्या है, वाई के अंदर है, एक्स के अंदर चेंज 0 है। एक्स को हम कांस्टेंट कंसिडर कर रहे हैं। तो जो हमारे पास नीचे पीछे ये देखें, ये बेसिकली जो हमारे पास चेंज वाली डेफिनेशन बनी है डिफरेंशियबिलिटी की, ये वाई के लिहाज से बनी। इसीलिए यहाँ पे आ जाएगा पार्शल यू ओवर पार्शल वाई प्लस पार्शल वी ओवर पार्शल वाई 1 ओवर आयोटा। और आयोटा को किस तरह से ख़त्म करते हैं? आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। जब मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो ऊपर आ गया आयोटा, नीचे आ गया आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। तो ये हमारे पास एक टर्म बन गई, इक्वेशन नंबर 7 माइनस आयोटा पार्शल यू ओवर पार्शल वाई प्लस पार्शल वी ओवर पार्शल वाई। ये हमारे पास आ गई क्वेश्चन 7। अब हम इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे कि हमारे पास पीछे था एक्स कांस्टेंट वाई वेरिएबल, अब एक्स को वेरिएबल बना देंगे और वाई को कांस्टेंट कंसिडर कर लेंगे। तो उसके लिए सेम वैसे इक्वेशन 6 को पकड़ेंगे। इक्वेशन 6 में अब के देखें वाई की जो कांस्टेंट है वो 0 हो गया है, ठीक है, क्योंकि वाई में चेंज है, वाई कांस्टेंट है, सॉरी वाई में चेंज 0 है और वाई कांस्टेंट है। तो जहाँ जहाँ पे एक्स, वो इक्वेशन 6 में डेल वाई जो है वो 0 कर देंगे, बाकी सारे टर्म्स वैसे ही सेम। वैसे ही मैंने यू वाले टर्म्स को सेपरेट कर लिया, वी वाले टर्म्स को सेपरेट कर लिया। ये बन गई एक्स के लिहाज से डिफरेंशियबिलिटी की डेफिनेशन, ये भी वी की एक्स के लिहाज से डिफरेंशियबिलिटी की डेफिनेशन। ये आ जाएगा पार्शल एफ प्राइम ऑफ जी पार्शल यू ओवर पार्शल एक्स प्लस आयोटा पार्शल वी ओवर पार्शल एक्स। अब ये देखें, ये भी एफ प्राइम ऑफ जी के इक्वल है और ये भी एफ प्राइम ऑफ जी के इक्वल है। इसका मतलब है कि ये दोनों टर्म्स आपस में इक्वल हैं। जब ये दोनों टर्म्स आपस में इक्वल हैं तो कंपेयर करने से रियल वैल्यू की इक्वल होगी और आयोटा वाली की। तो हमारे पास पार्शल वी ओवर पार्शल वाई को आ गया पार्शल यू ओवर पार्शल एक्स के, ये आयोटा ये इस आयोटा से कट जाएगा तो हमारे पास आ गया पार्शल वी ओवर पार्शल एक्स इक्वल्स टू माइनस का पार्शल यू ओवर पार्शल वाई। अब यहाँ पे देखें अमेजिंगली एंड स्ट्रेंजली कि हमारे पास ये तो डेफिनेशन बन गई है कोशी-रीमान इक्वेशंस की। तो हमने यही चीज़ प्रूव करनी थी कि एक फंक्शन अगर एनालिटिक है, डिफरेंशियबिलिटी है उसके अंदर किसी न किसी रीजन के अंदर, तो उसकी वो बेसिकली एक एनालिटिक फंक्शन है और उसके ऊपर CR इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही होती हैं। और ये चीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा।